100% मार्क्स केस स्टडी में लेना चाहते हैं, so this video is for you, and I suggest all of you to watch this video till end so that you come to know what are the tips and tricks that you should follow to get 100 out of 100, like 100% marks, 20 out of 20 marks in case study A2 economics. So this video is for A2 economics students. So let me share with you one case study, and I'll explain you the entire case study, and you can like read the case study that will be showing on the screen. And first of all, याद रखें आपको जो करना है, सबसे पहले केस स्टडी के क्वेश्चंस पे आ जाना है। क्वेश्चंस पे आपको क्वेश्चंस अभी शो हो रहे हैं, ये जून 2024 की केस स्टडी है। मैं आपको केस स्टडी भी शो करता हूँ, बट बिफोर दैट आप ज़रा ये क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। केस स्टडी को सॉल्व करने का जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन केस स्टडी लेटर ऑन। सो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट ए पढ़ना शुरू करें, तो वी कैन सी दैट एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूजिंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे ये जो 3 मार्क्स हैं, ये 3 मार्क्स लेने के लिए सबसे पहले याद रखें आपको इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डिफाइन करना है कि इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग क्या होता है। देन उसके बाद एक कोई जेनेरिक एग्जाम्पल देनी है, एंड देन यू हैव टू गो टू द एक्सट्रैक्ट, जो आपको डाटा गिवन होगा वहाँ से आपको कोई एग्जाम्पल पिक करनी है। राइट, दिस इज द वे लाइक टू गेट फुल 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। सो इसको मैं आपको बता दूंगा कि डाटा से कैसे इसको कनेक्ट करना है। सो पार्ट ए के लिए अगर इफ़ आई गो टू द केस स्टडी, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल से रिलेटेड जो डिस्कशन हो रही है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली होता है कि रिजल्टिंग इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यहाँ पे आपको मिल गया। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पार्ट ए लिख लिख रखा है ताकि मैं अपने लिए आसानी रहे कि इसको आइडेंटिफाई करने में, लेकिन आपको ज़ाहिर है ये पड़ेगा। सो केस स्टडी में ये आपको डाटा गिवन है, दिस इज रिलेटेड टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आप डिफाइन करेंगे, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर टू फॉल इन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ फर्म इटसेल्फ। इंटरनल इकोनॉमीज याद रखें फर्म की अपनी वजह से होती हैं, बढ़ने की वजह से, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ओवरऑल इंडस्ट्री की वजह से होती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का है, सो यू शुड लाइक जस्ट डिफाइन इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आपको एग्जाम्पल देनी है, जेनेरिक एग्जाम्पल आप एक दे दें, जैसे परचेजिंग इकोनॉमीज होता है, टेक्निकल इकोनॉमीज, ये आपके पास मल्टीपल इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होता है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इन एडिशन द टेक्निकल इकोनॉमीज, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि टेक्निकल इकोनॉमीज यहाँ पे ये फॉर्म हासिल करिए, एंड इट इज़ यूजिंग बेटर इलेक्ट्रोड डिज़ाइंस, बैटरी असेंबली एंड केमिस्ट्री। सो ये सारी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। सो पहले क्वेश्चन को हमने देख लिया कि क्वेश्चन वॉज कि इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग बताएं और एग्जाम्पल आप आइडेंटिफाई करें। इसकी एग्जैक्ट आंसर भी मैं आपको अभी शो करता हूँ इन बिटवीन द वीडियो। लेकिन बिफोर दैट आप ये मेरी डिस्कशन सुन लें और आप देख लें कि आपको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज कंसिडर व्हाट इज मेंट बाय मिनिमम एफिशिएंट स्केल। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिनिमम एफिशिएंट स्केल को डिफाइन करना होगा कि उसका मीनिंग क्या है। आगे वो कह रहे हैं एंड टू व्हाट एक्सटेंट द डाटा इन टेबल 1.1 सजेस्ट दैट दिस बीन अचीव्ड। राइट, सो 1.1 पे हम लोग चले जाएंगे, इस पार्ट बी का आंसर हमें टेबल 1.1 में मिल जाएगा। अच्छा, उसकी तरफ जाने से पहले आप देख लें, मिनिमम एफिशिएंट स्केल का मतलब होता है द पॉइंट वेयर एवरेज कॉस्ट रीचेस द लोएस्ट पॉइंट एंड इट स्टॉप्स फॉलिंग फर्दर। जैसे सपोज करें जब हम एवरेज कॉस्ट डिक्रीज बनाते हैं तो एवरेज कॉस्ट इनिशियली डिक्रीजेस, reaches the lowest point and stays the same for the timing, and then it increases over time. So ये जो टाइम होता है ना जब आपकी एवरेज कॉस्ट लोएस्ट है और ये इट स्टॉप्स फॉलिंग फर्दर, तो ये लाइक मिनिमम एफिशिएंट स्केल होता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ओके। सो मिनिमम एफिशिएंट स्केल को डिफाइन कर दिया कि इट इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट स्टॉप्स फॉलिंग फर्दर। अब हमें जाके डाटा में देखना है, जो डाटा हमें सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या वहाँ पे मिनिमम एफिशिएंट स्केल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक चीज़ याद रखें, एक्सटेंट की बात करें तो इट मीन्स के पॉसिबली दोनों चीज़ें होंगी, कहीं पे अचीव हो रहा होगा, कहीं पे नहीं हो रहा होगा।
सो अगेन रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास टेबल 1.1। सो हम वापस जाएंगे टेबल 1.1 के ऊपर। सो दिस इज द टेबल 1.1। यहाँ पे हमें दो टेक्नोलॉजीज दी हुई हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ बैटरी प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ए, टेक्नोलॉजी बी। टेक्नोलॉजी ए की अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करें, याद रखें ये जो वैल्यूज हैं ये एवरेज कॉस्ट की हैं। सो हम टेक्नोलॉजी ए में देखें तो एवरेज कॉस्ट फॉल करिए, फॉल करिए, फॉल करिए और फॉल करिए, 115, 105, 98, 97, इट इज़ कंटिन्यूसली फॉलिंग। इसका मतलब ये है कि इसकी एवरेज कॉस्ट अभी ऐसे नीचे आ रही है, मीन्स कि इसका मिनिमम एफिशिएंट स्केल अचीव नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी बी की तरफ आ जाते हैं, इसकी एवरेज कॉस्ट कम हुई, 120 से 90 हो गई, फिर 80 हो गई, फिर 80 रही, मीन्स के लोएस्ट पॉइंट पे अचीव हुई और वो फिर इट स्टॉप्ड फॉलिंग फर्दर। सो यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी बी के केस में अचीव हो गया। मिनिमम एफिशिएंट स्केल होता है ये जब एवरेज कॉस्ट लोएस्ट होती है एंड स्टॉप्स फॉलिंग फर्दर, दैट इज मिनिमम एफिशिएंट स्केल। बस आपको क्या करना है, मिनिमम एफिशिएंट स्केल को डिफाइन करना है और यहाँ से आके आइडेंटिफाई कर देना है और बता देना है कि टेक्नोलॉजी ए हैजंट अचीव्ड like minimum efficient scale because its average cost is still falling, while technology B has achieved minimum efficient scale at 4 units of output. ये basically production है, 4 units of output when average cost is the lowest, that is 80, and it stops falling further because अगले output पे भी ये 80 ही रही। राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। एग्जैक्ट आंसर्स भी मैं अभी आपको 1 मिनट में दिखाता हूँ, लेकिन बिफोर दैट आप ये सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन लें। Question C is analyze with the aid of a diagram the likely impact of change in EV on labor market for workers producing ICE in southern Germany। अच्छा, ये ईवी और ये आईसीई ये दो लाइक कार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड दो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरे जो जनरल इंजन होते हैं उस वाले, बेसिकली ये कार टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब हमें वहाँ पे डाटा में अगर हम इस पार्ट सी के बारे में जाएं तो ये वाली चीज़ हमें कहाँ पे नज़र आ रही है जाके ढूंढ लेंगे। सबसे पहले आप आए इधर, आइडेंटिफाई करें पार्ट सी के बारे में। इस जगह पे आपको यहाँ पे वो क्लियरली बता रहे हैं, द शिफ्ट टू ईवी विल रिड्यूस विल कॉज रिडंडेंसीज। रिडंडेंसीज का मतलब है जब लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, ले ऑफ कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसीज। फॉर हाईली स्किल्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स हु हैव डेवलप्ड एंड रिफाइंड आईसीई। ठीक है, सो आईसीई जो टेक्नोलॉजी की कार्स हैं उनको बनाने की जो मैकेनिक्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, उनकी रिडंडेंसीज हो रही हैं, उनको जॉब लॉसेस फेस करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों होगा, लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं तो आईसीई की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, सो आईसीई की जब डिमांड कम होगी तो डेफिनेटली उनके वर्कर्स की डिमांड भी कम हो जाएगी, जो आईसीई कार्स के लिए इंजन्स बनाने के लिए मैकेनिक्स यूज़ होते थे। तो इस क्वेश्चन में हम क्या बताएंगे कि due to increase in demand for EV, the demand of workers that are connected to ICE related industry, their demand will decrease and as a result they will be made redundant। इसके लिए डायग्राम भी बनानी होगी क्योंकि एग्जामिनर ने कहा डायग्राम बनानी है। तो डायग्राम कौन से बनाएंगे, लेबर मार्केट वाली बनाएंगे। सो एक्स में हमारे पास लाइक यहाँ पे हम लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ लेबर, दिस इज क्वांटिटी ऑफ लेबर, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, और वाई पे हमारे पास यहाँ पे होता है वेजेस। ठीक है, डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, ये डिमांड ऑफ लेबर है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है। सो इनिशियली इक्विलिब्रियम हमारे पास यहाँ पे सेट हुआ, इक्विलिब्रियम वेज रेट W1 है लेट्स से, और एम्प्लॉयमेंट हमारे पास Q1 है। जब डिमांड फॉर वर्कर्स कम हो गई तो डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, डी से D1 पे इधर नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। सही है, सो दिस इज D1। तो इक्विलिब्रियम नीचे आ जाएगा, वेज रेट भी हम देख रहे हैं कि W1 से W2 तक नीचे आ जाएगा, और क्वांटिटी जो है दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग फ्रॉम Q1 टू Q2। इट मीन्स के ये जो वर्कर्स हैं आईसीई से रिलेटेड वर्कर्स हैं उनकी डिमांड कम हो जाएगी और उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी या उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए कम हो जाएगी, उनके लिए वेजेस भी डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इन योर आंसर एंड मेक द डायग्राम एंड एक्सप्लेन दिस डायग्राम एज वेल। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट डी, इवेल्युएट द लाइकली macro effects to switch to EV for both Saudi Arabia and Singapore। तो सऊदी अरेबिया और सिंगापुर से रिलेटेड हमें डाटा दिया हुआ है, उनका हम देखेंगे कि उन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब अगर हम आते हैं, वापस आते हैं, तो इससे रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पार्ट डी से रिलेटेड यहाँ पे इस पैराग्राफ में मिल गई।
इस पैराग्राफ को अच्छे से आप पढ़ लेंगे। मैं पूरी केस स्टडी भी शो करता हूँ आपको, एक दफ़ा पूरी केस स्टडी भी गो थ्रू करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया के बारे में क्लियरली उसने बताया हुआ है कि सऊदी, फॉर एग्जांपल, सऊदी अरेबिया रिसीव्स 45% ऑफ GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम, फ्रॉम ऑयल एक्सपोर्ट। सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सपोर्टर है, ज़ाहिर है उसको वहाँ से बहुत लाइक रेवेन्यू जनरेट होता है। सो उनका GDP का मैक्सिमम प्रोपोर्शन 45% उनको वहाँ से आता है। अब अगर EV की तरफ लोग चले जाएंगे तो मतलब अब फ्यूल की लोगों को ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो फिर आपको लाइक ऑयल की ज़रूरत तो नहीं है, फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। सो सऊदी अरेबिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या जाएगा, उनका GDP कम हो जाएगा क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी। याद रखें, GDP जो होता है, या एग्रीगेट डिमांड भी उसको बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड और GDP एक ही चीज़ होती है, एक ही चीज़, एक ही फॉर्मूला होता है इसका। एंड द फॉर्मूला इज C+I+G+X-M। ठीक है, C इज कंजम्पशन, I इज इन्वेस्टमेंट, G इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X इज एक्सपोर्ट्स एंड M इज इम्पोर्ट्स। सही। सो ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब चूंकि एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, जब एक्सपोर्ट्स कम होंगे सऊदी अरेबिया की तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाएगी। आप एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई वाली डायग्राम बना दें और उस डायग्राम को, एग्रीगेट डिमांड को लेफ्ट को शिफ्ट कर देंगे, इक्विलिब्रियम आपका नीचे आ जाएगा, प्राइस लेवल भी नीचे आ जाएगा, रियल GDP भी आपका कम हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट सऊदी अरेबिया का हम बताएंगे कि उसके GDP पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट उसकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ज़ाहिर ऑयल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के जॉब लॉसेस भी हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो ये जो इम्पैक्ट्स हैं वो डिपेंड करता है कि सऊदी अरेबिया कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए फ्लेक्सिबल है। डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये है कि कितना क्विकली वो मूव कर सकते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ की तरफ। अगर ऑयल में उसका, उसकी डिमांड कम हो गई है, ऑयल उसका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, फ्यूल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो उसको चाहिए होगा कि इट शुड मूव टू सम अदर लाइक रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ जो जिनमें वो काम कर सकते हैं। जितना क्विकली वो मूव कर सकेंगे उतना इम्पैक्ट उन पर कम पड़ेगा। सेकेंड हमारे पास सिंगापुर के बारे में वो कह रहे हैं, सिंगापुर के बारे में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल सिंगापुर चार्जेस 0.41 सिंगापुरियन डॉलर्स पर लीटर, अप्रॉक्सीमेटली 17% ऑफ द प्राइस। आप देखिए सिंगापुर ऑयल जो है उस पर 17% टैक्स लगा रहा है, तो वो गवर्नमेंट का, सिंगापुरियन गवर्नमेंट का डेफिनेटली एक अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू का सोर्स है। अब अगर डिमांड फॉर ऑयल कम हो जाती है सिंगापुर के अंदर तो ज़ाहिर गवर्नमेंट को ये 17% जो टैक्स मिलना था अब वो उनको मिलना कम हो जाएगा। सो सिंगापुर पे भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन सिंगापुर पे नेगेटिव इम्पैक्ट की एक्सटेंट क्या होगी, इट डिपेंड्स कि वो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के और क्या सोर्सेज हैं जिन पे वो उन मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक तो ऑयल तो लाइक काइंड ऑफ एक आपके पास सोर्स होगा ना टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने का, इसके अलावा और भी सोर्सेज हो सकते हैं, वो कितना फ्लेक्सिबल है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ओके बेटा, सो आपको केस स्टडी अभी शो हो रही है स्क्रीन पे, आप इस केस स्टडी को एक दफ़ा क्विकली गो थ्रू कर लें एंड देन लाइक रीड द क्वेश्चंस अगेन, and I'm just showing you the exact answers to these questions as well, so you can see the exact answer जो आपको लिखने चाहिए, क्या होने चाहिए, that are now showing on the screen। इनको आप एक दफ़ा क्विकली गो थ्रू कर लें। आई स्टॉप टॉकिंग, बस जस्ट आप वीडियो जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें और क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर से गो थ्रू करें एंड देन लाइक रीड द एग्जैक्ट आंसर फॉर 100% मार्क्स। ये जो आंसर्स हैं 100% मार्क्स के लिए गिवन है। ठीक है बेटा, इसको पढ़ते जाएं। यू कैन स्टॉप द वीडियो जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वहाँ पे उसके लिए स्टॉप कर लें, रीड इट केयरफुली। क्वेश्चंस भी फिर से मैंने लिख दिए एंड देन आंसर्स भी मैंने लिख दिए। ओके, सो दिस इज आंसर टू पार्ट C एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, पार्ट D। इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिए। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द आंसर। आई ट्राई कि मैं इसको गूगल क्लासरूम पे, गूगल ड्राइव पे इसको पोस्ट कर दूं। अगर मैं कर सका तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आई सजेस्ट कि आप लोग डिस्क्रिप्शन एक दफ़ा चेक कर लें, आपको इसका आंसर PDF फॉर्म में भी आई ट्राई टू प्रोवाइड इट देयर एज वेल। सो आई बिलीव यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज़
एंड फर्दर इंशाल्लाह सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो सून। गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह ताला आज गेस्ट पेपर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जून 2026 एग्ज़ाम सीरीज़ के लिए, और ये एग्ज़ाम था जून 2024 पेपर 4-2। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।